नमस्ते मित्रों, सुप्रभातम। परीक्षा गंगा चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि सुबह सुबह 8:30 पर परीक्षा गंगा चैनल पर झारखंड पीजीटी का सामान्य ज्ञान की कक्षाएं शुरू हो जाती है नियमित रूप से। तो आइए आप लोग आज हम इसी कड़ी में लेकर आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। आप लोग डेली कमेंट करते रहते थे कि सर अर्थव्यवस्था छूट गई है। अर्थव्यवस्था छूट नहीं गई थी, उसको जान के छोड़े हुए थे कि परीक्षा जब नज़दीक आ जाएगी तब इसको बताएंगे और जिससे आसानी से समझ में आ जाए। तो मित्रों, आज हम लोग देखें भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी कड़ी है जो देश या प्रदेश या परिवार की अगर अर्थव्यवस्था थोड़ी भी धीमी हुई, मंद गति से चलने लगी तो समझिए सारी व्यवस्था डगमगा जाएगी, यानी पीछे हो जाएगी। तो इसीलिए मित्रों अर्थव्यवस्था बहुत उपयोग है। तो आइए देखते हैं। इसके पहले हम लोग बहुत से विषय पढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मित्रों सभी परीक्षाओं में आ सकती है। ये अब भारतीय अर्थव्यवस्था ना पूरे भारत भर की अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। वैसे तो हम लोग झारखंड पीजीटी का पढ़ रहे हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था है। जब झारखंड की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तब वो स्पेशली रूप से वो झारखंड के लिए होगा। लेकिन ये तो सभी के लिए उपयोगी है, लेकिन स्पेशल रूप से हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी, कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? ये मानवीय पूंजी, मानवीय पूंजी माना जाता है। अब दे दिए मानवीय पूंजी किस प्रकार की पूंजी है? तकनीकी है, ज्ञान है, कुशलता है। तो प्रयुक्त सभी तो कौन सी होगी? तकनीकी भी है, ज्ञान की भी है, कुशलता की मानवीय पूंजी है। आइए अगला इसी क्रम में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 पे, भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? कौन सी मुख्य संस्था है? ये नाबार्ड संस्था है। फिर आर्थिक वृद्धि किसका परिचायक है? आर्थिक वृद्धि किसका परिचायक है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में सुस्थिर वृद्धि। प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय है उसकी स्थिरता वृद्धि दर किसमें है? वृद्धि कैसे हो रही है? तो आर्थिक वृद्धि किसका परिचायक है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में सुस्थिर वृद्धि की दर है। हाँ, अब फिर इसी क्रम में आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ मित्रों, ये परीक्षा गंगा चैनल पर निःशुल्क कक्षाएं चल रही हैं डेली। आप लोग जुड़े रहिए। ये आप लोग थोड़ा समय से आने का प्रयास करिए। लेट हो जाते हैं आप लोग। यहाँ लोग बैठे हैं अभी सोकर आ रहे हैं आँख मीचते हुए कि क्लास कब शुरू हुई सर की। तो 20-22 लोग संख्या रहती है। तो आते हैं, आएंगे पीछे, लेकिन बैठने की कोशिश करेंगे आगे। तो जहाँ पाइए वहीं बैठिए, नहीं आगे बैठे। सोते हुए आ रहे हैं मोबाइल चलाते हुए, तो पहुँचे आगे। अपना डिस्टर्ब हो रहे हैं, दूसरे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, जहाँ स्थान मिले वहीं पर आप लोग बैठ जाइए। आप लोग भी कमेंट करके बताइए। जहाँ ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके बताइए, हम फिर इसको बताएंगे। वर्ष 2020 में प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट SDR 2019 के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी से ग्रसित लोगों का प्रतिशत क्या है? गरीबी से ग्रसित लोगों का प्रतिशत कितना है? भारत में गरीबी से ग्रसित लोगों की प्रतिशत कितना है? कितना लोग गरीबी से पीड़ित है? तो
27.9% 27.9% जो लोग जो है बहुआयामी गरीबी से ग्रसित हैं। हाँ, ग्रसित हैं, आप लोग भी ग्रसित हैं। यहाँ बैठे लोग कह रहे हैं कि हम लोग भी सर ग्रसित हैं। कहाँ बेरोजगारी से ग्रसित हैं, नौकरी नहीं पा रहे हैं, इससे जो है बहुआयामी ग्रसित हैं। आप मिलेगी नौकरी, हम लोग झारखंड में पाएंगे नौकरी, पढ़ रहे हैं नियमित रूप से, इतना मेहनत कर रहे हैं सभी लोग झारखंड के लिए। इस समय एकदम दिनों रात एक कर दिए हैं, सो कम रहे हैं। कुछ लोग तो जो है मोबाइल चलाना छोड़ दिए हैं। हाँ तो आइए लगे रहिए, जो है क्यों नहीं मिलेगी सफलता। इतना मेहनत कर रहे हैं, दिनों रात लगे हैं, तो क्यों नहीं मिलेगी। अपना विषय पढ़ते रहिए और जो है सामान्य ज्ञान भी साथ साथ पढ़ते रहिए। सामान्य ज्ञान कठिन नहीं है, जो है बस आप लोग हमारे साथ लगे रहिए, नियमित रूप से निकल जाएंगे, नौकरी आ जाएगी जो है आप लोगों के पास, हिरासिए मत। फिर आइए मित्रों, इसी कड़ी में देखते हैं, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय है। निश्चित अवधि के लिए जो है एक देश की राष्ट्रीय आय क्या हो सकती है। तो आप लोग जो है लगाइए जो है क्या हो सकती है, विचार बनाइए जो है आय क्या हो सकती है। क्या हो सकती है? नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर। एक देश की जो है राष्ट्रीय आय क्या हो सकती है? नागरिक द्वारा जो उत्पादित जो है वस्तुएं उत्पादन की जा रही हैं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर। जी, ये जो है प्रश्न जो है उल्टा भी दे सकता है, जो है नागरिक उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर क्या है। तो क्या हो जाएगा? दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय हो सकती है। प्रश्न जो है एक ही है, बस थोड़ा जो है समझने का आप लोग प्रयास करिए। वही प्रश्न जो है उत्तर के रूप में दे देगा और उत्तर जो है प्रश्न के रूप में दे देगा, जो है सभी एक ही रहेंगे, बस केवल उसको जो है आसान समझना पड़ेगा। भली प्रकार जब प्रश्न को पढ़ेंगे, एक प्रश्न को कम से कम 2-3 बार जो है पढ़ना चाहिए, तब जो है उसको जो है अच्छी प्रकार से उत्तर पकड़ में आ जाएगा। ये नहीं जो है प्रश्न देखते ही जो है घबराहट हो गई, जो है बहुत कठिन है। नहीं, कठिन कुछ नहीं रहता है, बस धैर्य रखना चाहिए एग्जाम में। फिर है अगला प्रश्न है, अधोलिखित स्थिति में सुधार होने पर भारत को यूएनडीपी द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक में ऊंचा स्थान मिल सकेगा। किस प्रकार से मिल सकेगा? तो देखिए, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता से अधिक बच्चों को स्कूल जाना, अधिक बच्चों का स्कूल जाना, फिर अधिक प्रौढ़ों को साक्षर होना, अधिक प्रौढ़ों का साक्षर होना, जो अधिक जो है प्रौढ़ हो गए हैं उनको भी शिक्षित करने से जो है, फिर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, जीवन के लिए जो है शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है। फिर अधिक बच्चों को जो है स्कूल जाना, बच्चे जो है अधिक जब स्कूल जाएंगे तो जो है जागरूक होंगे, जो है अपने परिवार को भी जागरूक करेंगे। हाँ, तो कह रहे हैं हाँ, अर्थशास्त्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था जो है देश को चलाने में जो है अहम भूमिका होती है। कह रहे हैं जो है बहुत सरल तो है ही है, बस दिमाग लगाना है और सारे प्रश्न जो है सरल ही हैं। भारत के सकल मूल्य वर्धन में सर्वाधिक अंशदान करता है। सेवाएं जो है 54.3%, जीबीए 2020-21 के अनुसार। फिर अगला आइए देखिए, सेवाएं से जो है सर्वाधिक वृद्धि होती है। फिर भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कारण रहा है। मुख्य रूप से जो है धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन रहा है? तो आइए देखते हैं। जनसंख्या में तेज बढ़त, जनसंख्या में जो है बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। मूल्यों में भारी बढ़त, मूल्य में जो है भारी बढ़ोतरी हो रही है। कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति, औद्योगिक क्षेत्र और कृषि में जो है क्षेत्रों की जो है धीमी गति से विकास हो रहा है, ह्रास हो रहा है, इसी कारण जो है। फिर अगला है,
भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या लक्षण है? भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसका क्या लक्षण है, उसका स्वरूप क्या हो सकता है? तो श्रम की न्यून कार्य क्षमता, हाँ ये भी है। प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर। अब इसी में से दे दिया जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है कौन सी जो है भूमिका नहीं है, लक्षण नहीं है। तो ये 3 दे दिए आ जाएगा और एक विकल्प अन्य हो जाएगा। तो उसी में जो नहीं रहेगा लक्षण जो है इसको पढ़ना पड़ेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण क्या है, विशेषता क्या है। तो जो क्या क्या है, श्रम की न्यून कार्य क्षमता, न्यून माने कम, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर। न्यून दर माने जो है कम, हाँ न्यून दर। फिर आइए मित्रों, इसी कड़ी में अगला प्रश्न है। प्रश्न सरल है और जो है इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। JSSC PGT के लिए जो है महत्वपूर्ण है। फिर है, सेवा क्षेत्र में किस वर्ग का भारत की जीवीए में सर्वाधिक हिस्सा 2020-21 में है? क्या है? वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यवसायिक सेवाएं 22.2%। कितना कितना है, क्या क्या? वित्तीय है, रियल एस्टेट और व्यवसायिक सेवाएं 22.2% का जो है आंकड़ा है। फिर अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का मानव विकास SDI सूचकांक है। कितना सूचकांक है? 0.645 या जो है 131वां स्थान। इसका जो है स्थान कितना है? 131वां स्थान है और जो है सूचकांक कितना है? 0.645। हाँ फिर से एक बार इसको आप लोग देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ फिर से बता रहे हैं आप लोगों को, सरल तरीके से समझिए। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का मानव विकास SDI सूचकांक कितना है? तो 0.645 है, 0.645 और स्थान 131वां स्थान, 131 स्थान। हाँ अब आया। हाँ इसको जो है 1-2 बार और जब पढ़ेंगे जो है तो आ जाएगा। जो है ये वीडियो जो है परीक्षा गंगा चैनल पर हमेशा जो है पब्लिक रहती है, आप वहाँ से जो है 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित हैं। भारत में सेवा क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित हैं? तो व्यापार सेवा क्षेत्र में है, होटल है, फिर रेस्तरां, परिवहन एवं संचार, भंडारण, वित्त पोषण, बीमा, भू संपदा एवं कारोबारी सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाएं, निर्माण। इतनी जो है सेवाएं जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में सम्मिलित हैं। कि जो है ये गलत हो गया है, कुछ नहीं है। फिर भारत में अगला प्रश्न है, क्या क्या है भारत में सेवा क्षेत्र में क्या सम्मिलित है? तो व्यापार है, होटल है, परिवहन है, संचार है, भंडारण, वित्त पोषण, बीमा जो आप लोग जो है जीवन बीमा कराते हैं उसी जो है बीमा है। बीमा ये नहीं जो है जीवन बीमा, कोई फसल बीमा है, भू संपदा एवं कारोबारी सेवाएं, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक वैयक्तिक सेवाएं और निर्माण, ये सब जो है भारत के सेवा क्षेत्र में सम्मिलित हैं। अब इसी में से दे दिया कि जो है भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित हैं, व्यापार दे दिया, होटल दे दिया, इसी में जो है एक दे दिया और जो है 3 नहीं देगा, तो इसी में जो है छाड़ना पड़ेगा। तो इसको जो है समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या क्या है? व्यापार है, होटल, परिवहन एवं संचार, भंडारण, वित्त पोषण, बीमा, भू संपदा एवं कारोबारी सेवाएं,
सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाएं, निर्माण इत्यादि जो है सम्मिलित हैं। फिर भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान दादा भाई नौरोजी ने किया था? दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कितना किया था? तो 20 रुपये प्रतिवर्ष जो है 20 रुपये, वो भी किस सन में? 1867 से 68 में। ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर महलबाणी व्यवस्था का प्रथम प्रस्तावक कौन था? महलबाणी व्यवस्था एक है, इसके जो है प्रस्तावक प्रथम कौन थे? तो जो हाल्ट मैकेंजी जो है प्रथम व्यवस्थापक थे महलबाणी के। हाँ, फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डाकू राज उपमा किस कालखंड को प्रदान की गई? डाकू राज उपमा जो है किस कालखंड को प्रदान की गई है? तो जो है 1765 से 72 ईस्वी बंगाल में के काल को जो है के.एम. पणिकर द्वारा जो है डाकू राज उपमा जो है कालखंड को प्रदान किया गया है। अब दे दिया इसी में जो है डाकू राज क्या है, तो इसी में दे दिया अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाजशास्त्र क्या हो जाएगा? ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में है जो है डाकू राज जो है एक उपमा है, उपमा दी गई है। हाँ, डाकू राज में नहीं जो है डाकू, इसमें डाकू रहते हैं, डाकुओं का राज है, ऐसा नहीं, एक उपमा है। फिर हाँ, आप लोग तुरंत अनुमान लगा देते कि डाकू राज क्या है। डाकू राज माने नहीं कि डाकू चोर आला, सब नहीं, एक जो है उपमा है। फिर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है मित्रों, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा प्रस्तावित, दूसरे देश द्वारा शासित होना क्या है? किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना। फिर अगला प्रश्न है इसी कड़ी में, आइए देखते हैं। अंग्रेजों ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था भारत में अधिरोपित किया था? अंग्रेजों ने जो है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है अधिरोपित किया था, यानी जो है व्यवस्थापित किया था? अर्थ सामंतवादी व्यवस्था, अर्थात इसमें सरकार व सामंत दोनों को ही अधिकार थे, सरकार के भी अधिकार थे और जो है सामंत दोनों का जो है मिला अधिकार रहता था, दोनों लोग उस पर शासन करते थे, मिलकर एक दूसरे से मिले होते थे। फिर अगला है, हाँ, सामंतवादी जो दूसरे के अधीन, अपने अधीन किए रहते हैं, तो उस समय सामंतवाद भी चलता था और सरकार, दोनों एक दूसरे से मिले हुए रहते थे कि ये काम मिलकर किया जाएगा। हाँ, ये दोनों मिलकर जो है लूट घसोट करते रहते थे। आइए, हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु ले लेती है, फिर टेम्स के किनारे पर निचोड़ देती है। यह वक्तव्य अथवा कथन किसने दिया था? तो जॉन सोल्विन ने दिया था। इस प्रकार का कथन आज जो है जॉन सोल्विन। हाँ, आज की क्लासें कैसी लग रही है आप लोग बताइए? अच्छी चल रही ना क्लासें? एकदम धुआंधार क्लासें चल रही हैं, आप लोग एकदम पढ़ते रहिए जो है। हाँ, हंसी के साथ एकदम मस्त होकर पढ़िए। सुबह आए हैं जो है चाय नाश्ता करके, सुबह पढ़ने जो है ज़्यादा दिमाग भी चलता है। उसके बाद दिन में यहाँ से जाइए, जो खाना खाइए, नहाइए, रिवीजन कीजिए। हाँ, तो आप लोग तो नहाए ही हैं, नहा पूजा करके चलते हैं, लगभग सभी लोग नहा लेते हैं। कुछ लोग हैं जो है उठ नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है 4 बजे नहा लेते हैं। फिर आइए, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक जनक किसे माना जाता है? उत्तरी भारत में जो है भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक या जनक किसे माना गया है? तो हाँ, मार्टिन बर्ड को जो है उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता
है। महलबाड़ी भूधारण प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ और किसके द्वारा लागू की गई थी? 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा आगरा एवं अवध में लागू की गई थी। किस सन में? 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है आगरा एवं अवध में लागू की गई थी। हाँ, ये प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, किसी एग्जाम में जो है आए हैं, झारखंड में ही आए हैं। बंगाल का सर्वाधिक भीषण एवं संहारक अकाल किस वर्ष पड़ा? अब देखिए, बंगाल में जो है सर्वाधिक और जो है भीषण अकाल किस सन में पड़ा? तो 1943 में। 1943 में जो है बंगाल में जो है भयंकर बाढ़ आया था, जिसमें जो है बहुत से जो है आपतग्रस्त हो गए थे लोग। तो एकदम महामारी फैल गई थी चारों तरफ, कुछ भी नहीं वहाँ बचा हुआ था, एक भीषण अकाल पड़ा हुआ था। किस सन में? 1943 में। अब फिर गतिहीन विकास का क्या तात्पर्य है? वह क्या तात्पर्य है? वह अर्थव्यवस्था जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय प्रायः स्थिर रहती हैं। गतिहीन जो है विकास में जो है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का जो है गति स्थिर रहता है, एकदम अस्थायी रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। ये जो है एक प्रकार की जो है परिभाषा जैसे जो है प्रश्न हैं, ये बस समझिए मैथ जैसे हैं, इसको जो है एकदम कंठस्थ रटेंगे नहीं आएगा, बस इसको जो है समझने का प्रयास आप लोग करिए। कितना रटेंगे, इतना जो है प्रश्न है, कितना रटेंगे, इसको जो है समझेंगे तब आ जाएगा। फिर अगला है, ब्रिटेन की औद्योगिक तथा वाणिज्यिक नीतियां औपनिवेशिक भारत में किस प्रकार की थीं? किस प्रकार की थीं? तो पूरक अर्थव्यवस्था, पूरक अर्थव्यवस्था अर्थात भारत इंग्लैंड की पूरक अर्थव्यवस्था का स्थान ले लें। भारत इंग्लैंड की पूरक अर्थव्यवस्था का स्थान ग्रहण कर लें। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है आय का जो है प्राकलन अथवा आकलन किया जाता है। हाँ, प्राकलन या आकलन दोनों एक ही है। फिर मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? मानवीय गरीबी जो है सूचकांक किस वर्ष जो है विकसित किया गया? तो जो है 1997 में, 1997 में जो है विकसित किया गया था। आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा है। कृषि का कितना हिस्सा है? निरंतर कम होता रहा है, निरंतर जो है कम हो रहा है, हर निरंतर कम होता जा रहा है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित कथन है। अमर्त्य सेन जो है एक अर्थशास्त्री हैं, तो क्या सुझाव था? इसे जन उन्मुख होना चाहिए। फिर सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। जो निर्धन व्यक्ति हैं जो है उनकी आर्थिक सुरक्षा की जानी चाहिए, जो है उनकी जो है जीवन यापन अच्छी तरह से चल सके। फिर विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। हाँ, एकीकरण के साथ इनका जो है राष्ट्रीय बचाव भी होना चाहिए। जो निर्धन है जो है उनके जो है देख रेख भी करनी चाहिए। हाँ, ये जो है अच्छी अर्थव्यवस्था है। फिर दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़ एवं सिक्किम में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018 से 19 में सर्वाधिक थी? किसमें? गोवा। गोवा की आय जो है सर्वाधिक थी, कितनी थी? 43,081 रुपये। हाँ, गोवा में जो है लोगों की जो है आय सर्वाधिक थी, इसीलिए जो है हाँ, अब जो है आप जो है गोवा जाना रच के लाभ देखे जो है कहीं पर कि वहाँ हम चले जाए, गोवा कहीं चले जाए। अगर कोई योजना आ जाए, बैठे रहते हैं आकलन करते रहते कहाँ जाएं हम।
ये दिमाग इनका इधर उधर चलता है। हाँ, फिर देखिए, भारत में हिंदू समृद्धि दर, जन्म दर, जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भूटान, जापान एवं स्वीडन में से किस देश में सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना गया है? किसे? भूटान को जो है प्रगति का सूचक चुना गया है। अब दे दिए जो है किस देश को जो है सकल राष्ट्रीय सुख को जो है प्रगति का सूचक चुना गया है, तो जो है भूटान को चुना गया है। फिर वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले 5 राज्य हैं। कौन कौन से 5 राज्य हैं? कहा बताइए आप लोग, कौन कौन से 5 राज्य हैं? तो वर्ष 2018 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 गोवा, 2 सिक्किम, 3 दिल्ली, 4 चंडीगढ़ और 5वां हरियाणा। 5 राज्य हैं, कौन कौन से? गोवा है, सिक्किम, दिल्ली और हरियाणा। फिर आइए मित्रों, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। इतना ही प्रश्न था मित्रों आज के लिए। फिर हम लोग इसी कड़ी में कल अर्थव्यवस्था का जो है दूसरा एपिसोड पढ़ेंगे। ये जो है रिवीजन आप लोग भी करते रहिए, जिससे जो है परीक्षा में जो है भूले ना, आसानी से जो है उत्तर दे सकें। तो मित्रों फिर कल लेकर कुछ और आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।